हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th और इसमें 15 चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स। जो कंडीशंस दी गई हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी रहेगी और क्यों रहेगी। ठीक है, फर्स्ट है फार्मर्स यूज़ हाई क्वालिटी सीड्स, जिसमें फार्मर्स हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ करते हैं। डू नॉट अडोप्ट इरीगेशन फॉर और यूज़ फर्टिलाइज़र्स, इसमें वो इरिगेशन यूज़ नहीं करते और फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ नहीं करते, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है सीड्स की, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, फार्मर्स यूज़ ऑर्डिनरी सीड्स, फार्मर्स ऑर्डिनरी सीड्स यूज़ करते हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो नॉर्मल होते वही यूज़ करते हैं, लेकिन इरिगेशन को भी लेते हैं और फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन सीड अच्छे नहीं हैं तो वो कॉप अप हो जाएगा क्योंकि वो इरिगेशन टाइम पे कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ कर रहे हैं। थर्ड है फार्मर्स यूज़ क्वालिटी सीड्स, अडोप्ट इरिगेशन, यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक है, तो फोर्थ है जो सी है थर्ड वाला, उसमें वो सभी काम कर रहे हैं जो एक फील्ड को, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। क्वालिटी अच्छी है, इरिगेशन चाहिए उसको, फर्टिलाइजर्स भी मिल रहे हैं और क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें बेस्ट जो ऑप्शन है वो सी होगा, क्योंकि हमें जो जो चीज़ क्रॉप के लिए चाहिए, इरिगेशन, प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर्स, अच्छी क्वालिटी का सीड, वो सब ये फार्मर्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी ये टेबल आती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है एनिमल प्रोडक्ट्स की, तो ये कई बार पूछ भी लेते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे से खुद कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो विटामिन्स है वो कहाँ है, सोर्स क्या है उसका, जैसे विटामिन डी और ई का सोर्स क्या है। ठीक है, तो विटामिन डी नॉर्मली हमें पता है कि वो सन से मिलती है, ठीक है, सूरज से मिलती है, धूप से हम लेते हैं। तो इसमें डी कहाँ कहाँ है, काऊ मिल्क में होती है और एग में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया हमें कहाँ मिलती है, काऊ मिल्क और एग में। ठीक है, और नियासिन जो है वो फिश से मिलती है। तो इस तरह से हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें कर सकते हैं। तो हालांकि की जो क्वांटिटी है वेरी स्मॉल है, फैट का लेवल कुछ कम है और शुगर तो होती ही नहीं है एग में, जैसे मिनरल्स 1 है, तो परसेंटेज दी हुई है, ये बहुत कम परसेंटेज है। ठीक है, एक्टिविटी दी हुई है, विजिट ए वीड इन्फेस्टेड फील्ड इन मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। एक जो वीड से इन्फेस्टेड फील्ड है, वीड से जिस फील्ड को मतलब घेर रखा है वीड्स ने, उसे जुलाई या अगस्त में आपने विज़िट करना है। एक लिस्ट बनानी है, उसमें वीड कौन सा है और इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान से रहना पड़ेगा क्योंकि वीड्स कई ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, आपको चुभ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ एलर्जिक भी होते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं उनकी स्टोरेज कैसे करें। ठीक है, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लॉसेस कैन बी वेरी हाई। जो स्टोरेज के लॉस होते हैं, जो मतलब नुकसान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम क्रॉप को काट लेते हैं, हम उसको निकाल कर ग्रेन्स को अलग करके हम उसे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन फिर उसकी जो स्टोरेज होती है लंबे टाइम तक, उसमें क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जो इन लॉस के लिए, इन नुकसानों के लिए, वो हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक में इंसेक्ट आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, रोडेंट्स मतलब जो अपने दांतों से कुतरते रहते हैं, जैसे चूहे। ठीक है, फंगस है, माइट्स है, बैक्टीरिया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बायोटिक हैं, जो लिविंग है, उनको बायोटिक बोलते हैं। एबायोटिक में जिसे इन अप्रोप्रिएट मॉइस्चर, जहाँ मॉइस्चर इन अप्रोप्रिएट है, सपोज मॉइस्चर कम चाहिए और उसमें ज़्यादा नमी रह गई है सीड में, तो हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते। उसके बाद टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर किसी जगह का जहाँ पे वो स्टोर किए जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, ये फैक्टर कॉज करते हैं डिग्रेडेशन इन क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है, वेट लूज़ हो जाता है। ठीक है, पुअर जर्मिनेबिलिटी हो जाती है, मतलब जब हम उसे ग्रो करेंगे तो वो जर्मिनेशन बहुत पुअर हो जाएगी उसकी, कम ग्रो करेंगे, कम जर्मिनेट करेंगे वो। डिसकलरेशन हो जाता है, जैसे कोई चीज़, जैसे सपोज हमें टमाटर कित कैसा चाहिए खाने के लिए और हमने उसको स्टोरेज ऐसे
मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हमने उसे ऐसे स्टोर किया कि उसका कलर जो है काला पड़ गया, ठीक है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ऐसे से तो हमें नुकसान हो जाता है। इस तरह से जो ग्रेन्स होते हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती है तो। दिस लीड टू द पुअर मार्केटेबिलिटी, तो इसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है और बहुत नुकसान होता है। ये फैक्टर कंट्रोल किए जा सकते हैं अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करें। वेयर हाउसेस मतलब गोदाम जो हैं हमारे, जहां हम स्टोर करके रख सकते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उनको सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो कंट्रोल है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो यूज़ होते हैं बिफोर ग्रेन आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। जैसे कि हम ग्रेन को जैसे ही स्टोर करने जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल हमें देखने चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है रिस्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइनिंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड। क्या होता है कि जो हमारे दाने होते हैं, गेहूँ कोई भी मतलब क्रॉप होती है, जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होना चाहिए। सपोज़ उसमें छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं फूस के, जो स्ट्रॉ बोलते हैं जिसे, तो वो क्या करते हैं, वो नमी को ज़्यादा कैप्चर करके रखेंगे, वो वहाँ पे फंगस को इनवाइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी साफ़ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, क्लीन करना चाहिए उसे। फिर उसको क्या करना चाहिए, स्टोर करने से पहले उसे धूप में सुखाना चाहिए पहले, और फिर उसको छाया में सुखाना चाहिए, ताकि अगर हम ग्रेन गर्म होंगे, हॉट होंगे और उनको इकट्ठा करके रख देंगे तो उसमें फ्यूमी जो है खमी बन जाएगी, जो मतलब नमी बन जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो उसकी वजह से वो ग्रेन ख़राब हो सकते हैं। फ्यूमिगेशन हो जाती है, फ्यूमिगेशन करनी चाहिए केमिकल्स से, ठीक है। वैसे नॉर्मल नहीं होनी चाहिए उसमें फ्यूमिगेशन, जो हॉट और फिर इकट्ठा हॉट सीड्स को इकट्ठा करने से हो जाती है। तो हमें केमिकल्स उसमें डालने चाहिए ताकि वो पेस्ट अगर वहाँ पे लगने के चांसेस हैं तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन आपका है कि वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। क्रॉप को प्रोटेक्शन के लिए ये मेथड क्यों यूज़ करने चाहिए, और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड प्रेफर्ड क्यों करने चाहिए क्रॉप्स के लिए। सबसे पहले जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात कर रहा है, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन क्रॉप को प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें देखो, पहले क्रॉप को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, किससे ज़रूरत है, तो ये पड़ेगा। देखो, क्रॉप को प्रोटेक्ट किससे करते हैं, या तो हम इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, वीड से, इनसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो वीड्स होते हैं वो क्यों हटाने हैं ये बता दो आप एक लाइन में। पहले तो आप किससे प्रोटेक्शन करनी है, वीड से, जैसे वीड्स है ना, वीड से, इंसेक्ट से, ठीक है, ये कुछ अलग सा ही लिख रहा है, वीड से इंसेक्ट है ना। तो ये क्या करते हैं, compete करते हैं वीड, तो वहाँ क्रॉप से अपना उनका खाना खुद खा लेते हैं, खुद न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो उनके लिए कुछ बचता ही नहीं है फिर। और वीड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जो क्रॉप ग्रोथ रुक जाती है उसकी वजह से, तो इसकी वजह से इनको निकालना ज़रूरी है। इंसेक्ट होते हैं जो उसके स्टेम में क्या करते हैं, काटने लग जाते हैं, लीव्स को काटने लग जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अफेक्टेड रहती है, ठीक है। तो हम पहले तो ये बता देंगे, फिर उसको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, उसको अर्ली स्टेज में निकाल देना चाहिए, जो हमने चैप्टर की डिटेल में पढ़ा था। अब जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि सीवीड्स उगने शुरू हो गए या इंसेक्ट आने शुरू हो गए हैं, तो हम उनको अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल करें सबसे पहले। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है कि हम उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को भी कर सकते हैं, और एक बायोलॉजिकल मेथड ये भी है कि हम वहाँ पे इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, और ये जो रिदमिक जो था हमारा, क्या कहते हैं उसे, जो एक के बाद दूसरी क्रॉप लगाते हैं, वो भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्री प्लान सक्सेशन जिसे हमने बताया था ना, क्रॉप रोटेशन वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल मेथड है जिससे हमारी क्रॉप में हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ किए बिना ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कहीं पे इंसेक्ट लगे हुए हैं तो वो दूसरी क्रॉप बीच में लगने से वो पूरे फील्ड पे नहीं फैलते हैं,
ठीक है, इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं हम। व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, क्या फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो ग्रेन्स की लॉस करते हैं जब हम स्टोरेज करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम स्टोरेज करते हैं तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट में लिखेंगे बायोटिक फैक्टर, एक में लिखेंगे एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर में क्या था, इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया। एबायोटिक में क्या था, जो इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर होता है या टेम्परेचर है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, वो एबायोटिक फैक्टर में आता है। ये फैक्टर डिग्रेड करते हैं उसकी क्वालिटी को, उसके वेट को ख़त्म करते हैं, उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी जो होती है उसे कम करते हैं, कलर ख़राब करते हैं, ग्रेन्स का जो कलर है उस डिसकलरेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से पुअर उसकी वैल्यू रह जाती है, मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये तो हमने बता दिया, इतना ही इन्होंने पूछा हुआ है। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हो कि इसको प्रिवेंट किस तरह से किया जाए। तो प्रॉपर स्टोरेज करने से पहले उसे क्लीनिंग करनी चाहिए, रेस्ट्रिक्ट क्लीनिंग होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट क्लीनिंग के बाद क्या करते हैं, हम प्रॉपर ड्राई करते हैं उसे, पहले सन में और फिर शेड में। ठीक है, फिर फ्यूमिगेशन कर सकते हैं हम, ताकि हम वहाँ पे पेस्ट को किल कर सकें। ठीक है, उसके बाद एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, मेक ए हर्बेरियम ऑफ सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड एंड आइडेंटिफाई द सीजन्स ऑफ देयर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी क्रॉप जो है हमारी समर क्रॉप है और कौन सी विंटर क्रॉप है। ठीक है, जो खरीफ और रबी की क्रॉप है रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन सी क्रॉप में कौन से सीज़न में आती है। ठीक है, आपको ये पता चल गया था, सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पल्सेस से प्रोटीन मिलता है, ऑयल सीड से फैट्स मिलता है ना। इस तरह से जब भी आप पढ़ें तो आप जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं आपने जो पढ़े थे उनको याद कर लिया करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल लाइव स्टॉक का। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से हम उनको मैनेज करते हैं, रेयरिंग करते हैं, उन्हें पालते हैं। इसमें बहुत एस्पेक्ट आते हैं, जैसे उनकी फीडिंग कैसी होनी चाहिए, उनकी ब्रीडिंग कैसे होनी चाहिए, डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। एनिमल जो बेस्ड हैं फार्मिंग में, उनमें इंक्लूड होते हैं कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग। ठीक है, ये सारे आते हैं जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड करते हैं। जैसे ही जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, जो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होते हैं, जो डिमांड है खाने की, फूड की, मीट की, एग की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एनिमल हस्बेंड्री भी ज़रूरी है। जो ग्रोइंग अवेयरनेस है, जो नीड है ह्यूमन ट्रीटमेंट की लाइव स्टॉक को लेके, वो न्यू लिमिटेशंस लाता है लाइव स्टॉक फार्मिंग में। ठीक है, अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, जो हमारी ह्यूमन नीड है उसको बढ़ाने के लिए हमें अपनी जागरूकता को भी बढ़ाना होगा, जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री आपको पता चल गया। एनिमल हस्बेंड्री होता है जिसमें हम एनिमल्स को रेयरिंग करते हैं, उनकी ब्रीडिंग, उनकी फीडिंग, उनका डिजीज़ कंट्रोल सभी आते हैं इसमें। कौन कौन से सब बताए थे अभी अभी इसमें मैंने बताए थे आपको, कि जिसमें एग मिलते हैं, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, जो ये सारे हमारे एनिमल हस्बेंड्री में आती हैं। कैटल फार्मिंग में क्या होता है, कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर 2 पर्पस, 2 तरीके से की जाती है ये। एक तो मिल्क के लिए और एक ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टिलिंग। ठीक है, इरिगेशन एंड कार्टिंग। ठीक है, जो कचड़ा होता है, जो गाड़ी होती है, जैसे उस जानवर के पीछे गाड़ी बांध देते हैं, उसमें फिर बोझा ढोने का काम करते हैं, इस तरह का काम भी होता है। दूध के लिए भी कैटल को जो है पालते हैं। ठीक है, इंडियन कैटल्स जो होती हैं वो 2 डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करती हैं। एक तो बोस इंडिकस जिसे काऊ कहते हैं, और बोस ब्यूबेलिस जिसे बफेलो कहते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। जो मिल्क देने के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनको मिल्क एनिमल्स बोलते हैं, डेयरी एनिमल्स भी कह सकते हैं। वाइल द वन यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। जिनको बोझा ढोने के काम में लेते हैं उन्हें ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे पैदा होने के बाद जो दूध देने की प्रक्रिया शुरू होती है उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं।
ठीक है। तो वो लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है कि कोई एनिमल कितना दूध देगा। ठीक है। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड किसको बताया गया है। ठीक है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो उतनी ही बढ़ जाएगी जितना हम लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि जो एक्जोटिक एंड फॉरेन ब्रीड हैं, जो बाहर से लाए गए ब्रीड हैं, जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस, ये वाली क्या है, फॉरेनर्स ब्रीड हैं। ठीक है। ये सेलेक्ट की जाती है लैक्टेशन के लिए, जबकि जो लोकल ब्रीड हैं वो क्या होती हैं, जैसे रेड शाही, साहिवाल, सिंधी साहिवाल, ये रेजिस्टेंस पावर रखती है डिजीज़ के लिए, ये लड़ाई कर सकते हैं बीमारियों से, ये बीमार नहीं होंगी। तो देखिए, एक में कैपेसिटी है कि वो बीमार नहीं होंगी, और दूसरी क्या है कि वो लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है, उनका दूध देने का टाइम ज़्यादा लंबा होता है। अगर हम इनको क्रॉस ब्रीड करवाएं तो हमें ऐसा एनिमल मिलेगा, ऐसी नस्ल मिलेगी जिसमें डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हो। हमें हमारा मकसद तो पूरा हो जाएगा, हमें दूध भी चाहिए और हमें जल्दी से बीमार होने वाला पशु नहीं चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस पावर उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोनों ही मिल जाती हैं, तो इसलिए दोनों का ब्रीड करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड एंड वाई। कौन सा मेथड है जो कैटल ब्रीड में काम आता है। तो इसमें कौन सा लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे कि जो फॉरेन ब्रीड है वो, और जो इंडियन जो लोकल ब्रीड है उसको हम क्रॉस करवा के हमें नई जो है रेजिस्टेंस वैरायटी हमें मिल सकती है। तो यही एक तरीका है कि जिससे हम अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटी है, विजिट लाइव स्टॉक फार्म, नोट द फॉलोइंग। आपने एक लाइव स्टॉक फार्म पे जाना है और वहाँ पे ये चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी, नंबर 1 पे है नंबर ऑफ़ कैटल्स एंड नंबर ऑफ़ डिफरेंट ब्रीड्स। वहाँ पे कितनी कैटल्स हैं और कितनी ब्रीड्स हैं वहाँ पे। और दूसरा देखना है कि जो डेली मिल्क प्रोडक्शन होती है उसका अमाउंट कितना है और डिफरेंट ब्रीड से कितना अमाउंट है। टोटल अमाउंट भी आप देख ही लेंगे, और टोटल या फिर आप अलग अलग ब्रीड का देखेंगे तो आपको टोटल अपने आप पता चल जाएगा। इसके बाद आता है प्रॉपर क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटी जो है काउस की और बफेलो की, उनकी क्लीनिंग भी होनी चाहिए, उनकी जो रहने की जगह है वो भी होनी चाहिए, ताकि उनकी जो फार्मिंग है वो अच्छे से हो सके, उनको अच्छे से पाला जा सके। फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्लीन मिल्क एज वेल। जी, इससे क्या होता है, एनिमल की हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमें अच्छा दूध भी मिलता है। एनिमल को क्या चाहिए, ब्रशिंग करना चाहिए ताकि उनका डर्ट जो है वो रिमूव हो जाए। ब्रशिंग जैसे उसके शरीर पे ब्रश लेके साफ़ करते हैं तो मिट्टी वगैरह जो कोई और भी चीज़ें हैं, माइस वगैरह, वो भी सारे उतर जाएं और उसको साफ़ सफाई मिलती रहे टाइम टू टाइम। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ द शेड्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन्स हीट एंड कोल्ड। उनको अच्छी छाया के नीचे रखना चाहिए, उनकी रूफ जो होती है अच्छी शेल्टर्ड होनी चाहिए, अच्छी हवा आनी जानी चाहिए, और उससे क्या मिलता है उनको, रेन से और हीट से और कोल्ड से सबसे प्रोटेक्शन मिलती है। तो छत तो होनी ही चाहिए पशुओं के लिए। जो फ्लोर होता है कैटल का, ये स्लूपिंग होना चाहिए, मतलब ऐसे ढलान वाला होना चाहिए ताकि वो ड्राई रह सके। यहाँ से उन्होंने यूरिन पास किया तो वो नीचे चला जाए कहीं पे, एक जगह पे, और इससे फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटेट करता है ये क्लीनिंग को। जो फूड रिक्वायरमेंट होती है डेयरी एनिमल्स की, वो 2 तरह की होती है। एक तो उनकी मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव ए हेल्दी लाइफ। ठीक है, एक तो वो रिक्वायरमेंट जिससे वो सिर्फ हेल्दी रह सके, और दूसरी मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो 2 तरह से लोग खाना देते हैं। सपोज़ हम गाँव में क्या होता है कि बिनोला डालते हैं तो उससे की वजह से उसको दूध ज़्यादा मिलता है ना, दूध में मतलब घी ज़्यादा निकलता है। और अगर हम उसको सीधा हरा चारा देते रहें, सूखी घास देते रहें, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जो खाने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा इतने अच्छे से। ठीक है, आजकल लोग शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उन्हें कैल्शियम दे रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। वो कैल्शियम नहीं देना चाहिए, उसे नॉर्मली जो उसकी डाइट है उसको बढ़ाने के लिए वो देनी चाहिए। विच टाइप ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जो हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए देते हैं वो वाला उसका लैक्टेशन पीरियड में ही दिया जाता है ताकि उसका लैक्टेशन पीरियड अच्छे से चले। एनिमल फीड जो है उसमें क्या आता है, रफेज, जो कि ज़्यादातर फाइबर होता है। ठीक है, रफेज घास फूस होता है, भूसा होता है, वो होता है। और
कंसनट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर, और कुछ ऐसे कंसनट्रेट्स होते हैं जिसमें फाइबर कम होता है और जिसमें रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कैटल को क्या चाहिए, बैलेंस रेशनल कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो उनका जो न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन होता है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होना चाहिए, सही अमाउंट में होना चाहिए। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा उनको फूड मटेरियल चाहिए, कुछ एडिटिव्स चाहिए जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करें और मिल्क आउटपुट को उनको प्रमोट करें। जो कैटल होते हैं उनमें बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं, कैटल सफ़र करते हैं कई डिजीज़ से, जो डिजीज़ होती हैं उनकी डेथ भी कर सकती हैं, उनका मिल्क प्रोडक्शन भी कम करती हैं, तो इसलिए उनको डिजीज़ से बचाना ज़रूरी है। एक हेल्दी एनिमल फीड करता है रेगुलरली, उसको नॉर्मल पॉस्चर होता है, ठीक है, सब कुछ। वो पैरासाइट्स जो होते हैं कैटल के वो भी हो सकते हैं, उनको जो परेशान कर सकते हैं, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट आते हैं। जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो उनकी स्किन पे रहते हैं, जो उनकी स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं उसमें वॉर्म्स होते हैं, उनके स्टमक को अफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को। फ्लूक्स होते हैं जो कीड़े होते हैं, उनके लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह की जैसे ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ होती हैं वो उनमें भी होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करती हैं बैक्टीरिया और वायरस की वजह से जो हो जाती हैं, उनके वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है। फार्म एनिमल्स को वैक्सीनेशन देनी चाहिए उनके अगेंस्ट, ताकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं, वो कम हो जाए वैक्सीन्स देने की वजह से। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग लाइव साइंस कैफ़े। और अगर आपको ये डिटेल स्टडी पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम सभी चैप्टर्स की डिटेल स्टडी कर सकें। थैंक यू वंस अगेन। स्टे एट होम, स्टे सेफ।